क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि एक बिल्कुल उलझे हुए परेशान इंसान और एक जीनियस के बीच का फर्क हमेशा सिर्फ बुद्धि या आईक्यू का नहीं होता? हाँ, बिल्कुल। कई बार तो ये फर्क बहुत ही छोटा सा होता है। वही ना, मेरा मतलब है कई बार ये फर्क सिर्फ एक सही वक्त पर दिए गए एक मामूली से इशारे का होता है। जैसे कोई बच्चा एक पजल सुलझाते हुए बस रोने ही वाला है, या कोई नया एम्प्लॉय ऑफिस के किसी नए सॉफ्टवेयर में बुरी तरह फंस गया है। और वो बस हार मानने ही वाले होते हैं। एकदम, वो हार मानने वाले होते हैं कि तभी कोई पास आकर एक छोटा सा हिंट दे देता है। वो पूरा काम खुद नहीं करता, बस एक छोटी सी कड़ी जोड़ देता है, और अचानक जैसे दिमाग की बत्ती जल जाती है और काम पूरा हो जाता है। ये एक ऐसा जादू वाला पल है ना, जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर जिया है। लेकिन अगर हम इसे साइकोलॉजिकल नजर से देखें तो ये कोई जादू या इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है? सीखने की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सटीक प्रोसेस है। कोई भी इंसान हवा में कुछ नहीं सीखता। हमारे दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी है कि नई जानकारी को पक्का करने के लिए उसे एक बाहरी चिंगारी की जरूरत पड़ती ही है। अरे वाह! और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मेन टॉपिक भी है। हमने कुछ रिसर्च पेपर्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी के डॉक्यूमेंट्स को देखा तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आया, लेव विगोट्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में ZPD भी कहते हैं। हाँ, ZPD। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये जो गाइडेड लर्निंग या निर्देशित शिक्षा है, ये आखिर काम कैसे करती है। मतलब उस वक्त दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है जब हमें वो छोटा सा हिंट मिलता है। देखिए, लेव विगोट्स्की का ये जो काम है ना, इसे एजुकेशन की दुनिया का बेस माना जाता है। उन्होंने इस पुराने आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था कि सीखना सिर्फ एक पर्सनल या अकेले करने वाली चीज है। मतलब अकेले बैठकर किताबें पढ़ना। हाँ, उनका साफ मानना था कि सीखना एक बहुत ही डीपली सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। जब हम किसी को थोड़ी सी मदद के साथ कोई मुश्किल काम करते हुए देखते हैं तो हम दरअसल दो लोगों के दिमाग के बीच हो रहे एक शानदार तालमेल को लाइव देख रहे होते हैं। ये तालमेल वाली बात सच में बहुत इंट्रीगिंग है, क्योंकि नॉर्मली जब हम कुछ सीखने की बात करते हैं तो हमारा नजरिया बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। हाँ, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे या तो किसी को कुछ आता है या फिर बिल्कुल नहीं आता, बीच का कुछ नहीं। लेकिन वाइगोत्स्की की थ्योरी कहती है कि हमारे सीखने के कुछ क्लियर स्टेजेस होते हैं। तो ये जो ZPD का रहस्य है, ये आखिर किन स्टेजेस के बीच छिपा है? विगोट्स्की ने इस हाँ या ना वाले कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि किसी भी इंसान के, चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा इंसान, सीखने के 3 बहुत ही क्लियर लेवल्स होते हैं। अच्छा, 3 लेवल्स। हाँ, पहले किसी भी इंसान का अपना एक सेफ जोन होता है। सेफ जोन मतलब जहां वो कंफर्टेबल है। एकदम। इसमें वो सारे काम आते हैं जो कोई इंसान बिना किसी की मदद के बहुत आराम से कर सकता है। जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर खाली सड़क पर गाड़ी चला रहा है, उसे किसी के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वहां। उसका दिमाग उस चीज का पूरी तरह से आदी हो चुका है। वो बिना सोचे वो काम कर रहा है। सही कहा। अब इस लेवल में कुछ भी नया नहीं सीखा जा रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया पहला लेवल। इसके बाद आता है दूसरा लेवल। ये वो जोन है जो किसी की भी करंट कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर है। चाहे आप उसे जितनी मर्जी मदद दे दो, वो इंसान उस काम को उस वक्त नहीं कर सकता। जैसे उसी कार ड्राइवर को अगर अचानक से किसी कमर्शियल हवाई जहाज के कॉकपिट में बिठा दिया जाए। बिल्कुल। चाहे उसके बगल में कोई बहुत बड़ा पायलट ही क्यों ना बैठा हो, वो ड्राइवर तुरंत प्लेन नहीं उड़ा पाएगा। ये दायरा उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर है। राइट, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क हो गया उसके लिए उस पॉइंट पर। पर असली जादू इन दोनों के बीच शुरू होता है। इन दोनों लेवल्स के बीच एक तीसरा एरिया होता है, और यही वो जोन है जिसे हम ZPD कह रहे हैं। एग्जैक्ट, यही है वो। ये वो एरिया है जहां कोई इंसान किसी काम को अकेले तो पूरा नहीं कर सकता, मतलब वो अटकेगा, गलती करेगा। लेकिन अगर उसे किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान, किसी टीचर या दोस्त से सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो उस काम को सक्सेसफुल तरीके से कर लेता है। अरे वाह! इसी बीच वाले जादुई हिस्से को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नाम दिया गया है। चलिए इसको ना थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ZPD सुनकर मुझे वीडियो गेम्स के डिफिकल्टी लेवल्स की याद आ रही है। वीडियो गेम्स? अच्छा, वो कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक नया गेम खेल रहा है। गेम का जो पहला लेवल होता है वो इतना आसान होता है कि कोई भी प्लेयर बिना परेशानी के अकेले ही क्रॉस कर लेता है। ये उसका एक्चुअल डेवलपमेंट हो गया। हाँ, बिल्कुल, सेफ जोन। फिर गेम में आगे चलकर एक ऐसा बॉस लेवल आता है जहां दुश्मन इतने पावरफुल होते हैं
कि प्लेयर किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ पाता, वो उसकी करंट स्किल से बहुत बाहर है। वो दूसरा लेवल हो गया जो बिल्कुल आउट ऑफ रीच है। राइट। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा लेवल आता है जहां प्लेयर बार बार आउट तो हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते से जाना है। पर अगर गेम में कोई कोऑप साथी मिल जाए, मतलब कोई दोस्त जो साथ ऑनलाइन खेल रहा हो और वो बस इतना बोल दे कि अरे दाईं तरफ से चुप कर जाओ, तो वो लेवल आराम से पार हो जाता है। ZPD मुझे बिल्कुल उसी कोऑप जोन की तरह लग रहा है। ये कोऑप जोन वाली उपमा सच में इस प्रोसेस को बहुत बढ़िया तरीके से समझाती है। और अगर हम इसके पीछे के न्यूरोलॉजी वाले हिस्से को देखें ना, तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। न्यूरोलॉजी मतलब दिमाग के अंदर की वायरिंग? हाँ, जब कोई अपने एक्चुअल डेवलपमेंट वाले दायरे में होता है तो उसके दिमाग के न्यूरल पाथवेज पहले से बने हुए होते हैं। दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई फ्रिक्शन नहीं होता। एकदम। लेकिन जब कोई ZPD में होता है और स्ट्रगल कर रहा होता है तो दिमाग में एक तरह का कॉग्निटिव फ्रिक्शन पैदा होता है। दिमाग नए रास्ते बनाने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसे वो आखिरी कड़ी नहीं मिल रही होती। ओह, और वो जो दोस्त का हिंट होता है, हाँ, वो एक इशारा दिमाग को वो डायरेक्शन दे देता है जिससे न्यूरल पाथवेज आपस में जुड़ जाते हैं। जिंदगी में कुछ भी नया सीखना हमेशा इसी कोऑप जोन के अंदर ही होता है। लेकिन एक मिनट, अगर ये जोन इतना ही मैजिकल है तो रियल लाइफ में किसी टीचर, मेंटर या किसी मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इस जोन में है? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा आपने। क्योंकि कई बार लोग बस बोर हो रहे होते हैं या कामचोरी कर रहे होते हैं, काम ना करने के बहाने। हम ये कैसे पहचाने कि किसी को सच में उस छोटे से सहारे की जरूरत है? इसे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है उस इंसान के बिहेवियर और उसकी गलतियों के पैटर्न को ऑब्जर्व करना। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में मैथ्स का एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल दिया गया है इसके लिए। अच्छा, कैसा एग्जाम्पल? मान लीजिए एक बच्चा क्लास में मैथ्स का कोई लंबा सा इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। अब वो बच्चा कामचोरी नहीं कर रहा है, वो बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन हर बार एक ही स्टेप पर आकर अटक जाता है। उसके चेहरे पर वो फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही होती है। हाँ, वो बार बार इरेजर यूज करता है, परेशान होता है। बिल्कुल, ये फ्रस्ट्रेशन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो काम उसके एक्चुअल डेवलपमेंट से थोड़ा आगे है। लेकिन उसकी बार बार की कोशिश बताती है कि वो अभी अपने ZPD के अंदर ही है, वो कर सकता है उसको। तो ऐसे पॉइंट पर एक टीचर को क्या करना चाहिए? यहीं पर तो एक असली टीचर की पहचान होती है। एक अच्छा टीचर कभी भी उस बच्चे के पास जाकर खुद पेन लेकर पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करेगा। वो सिर्फ एक छोटा सा संकेत देगा, बस एक इशारा। हाँ, वो शायद बच्चे से बस इतना पूछेगा, याद करो कल जब हमने ब्रैकेट्स खोले थे तो माइनस के निशान का क्या हुआ था, बस इतना सा हिंट। और वो सुनते ही बच्चे के दिमाग में क्लिक होता है और वो बाकी का पूरा सवाल खुद सॉल्व कर लेता है। एकदम। और ये साबित करता है कि वो मैथ्स का सवाल उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। उसे बस उस खाई को पार करने के लिए एक छोटे से बाहरी सहारे की जरूरत थी। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक पुशबैक है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई बच्चा या एम्प्लॉई अटक ही गया है और सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्या ये ज्यादा इजी नहीं होगा कि बस सीधा सीधा जवाब ही बता दिया जाए? मतलब इतना घुमा फिराकर हिंट देने के पीछे साइंस क्या है? अगर हम सीधा जवाब दे देना तो काम तो फटाफट पूरा हो जाएगा, लेकिन सीखने की जो प्रोसेस है वो वहीं मर जाएगी। CTET और TET जैसे जो एजुकेशनल एग्जाम्स होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। क्या कहते हैं वो स्टैंडर्ड्स? उनमें साफ साफ लिखा है कि एक टीचर की भूमिका जवाब देने वाले की नहीं होती, बल्कि एक फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक की होती है। यानी टीचर कोई चलती फिरती आंसर की नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब हम किसी को सीधा आंसर बता देते हैं तो दिमाग में कोई नया न्यूरल कनेक्शन बनता ही नहीं है। ये सिर्फ रोट मेमोराइजेशन बनकर रह जाता है, रट्टा मारना जिसे कहते हैं। दिमाग ने तो कोई मेहनत की नहीं उसमें। सही कहा, दिमाग ने मेहनत नहीं की तो वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी और कुछ दिन में गायब हो जाएगी। लेकिन जब सिर्फ हिंट दिया जाता है तो दिमाग उस खाली जगह को खुद भरने की जद्दोजहद करता है। और जब वो खाली जगह भरती है तो मजा भी आता है। हाँ, जब कोई खुद उस पजल को सॉल्व करता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। वो जो आहा वाला मोमेंट होता है ना, ये डोपामीन उस नई नॉलेज को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर देता है। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को खुद पूरा करना इतना जरूरी है। तो इसका मतलब हुआ कि गाइड का काम प्रॉब्लम को खत्म करना नहीं है, बल्कि इंसान को प्रॉब्लम सुलझाने के काबिल बनाना है। एकदम प्रिसाइजली वही काम है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, अगर हम डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे हैं तो मदद देने का भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए ना। कोई ऐसी टेक्निक जिससे मदद भी मिल जाए और वो इंसान हमेशा के लिए उस मदद पर डिपेंडेंट भी ना हो जाए। बिल्कुल है ऐसी टेक्निक। साइकोलॉजी में इस खास तरह की नापतोली मदद को एक बहुत ही टेक्निकल नाम दिया गया है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग? हाँ, ये कोई ऐसी रैंडम मदद नहीं है।
ये एक बहुत ही केयरफुली सोची समझी स्टेप बाय स्टेप दी जाने वाली हेल्प होती है। इसे एक टेम्पररी सपोर्ट कहा जाता है। टेम्पररी सपोर्ट, अच्छा। इसका रूल ये होता है कि जब बच्चा या लर्नर सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हो तब थोड़ी ज्यादा मदद दी जाती है। फिर जैसे जैसे उसको कॉन्सेप्ट समझ आने लगता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीचर ये मदद धीरे धीरे कम करने लगता है। और फाइनली वो मदद पूरी तरह हटा ली जाती है। एकदम सही। आखिर में लर्नर वो काम पूरी तरह खुद इंडिपेंडेंट होकर करने लगता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रही है। ये स्कैफोल्डिंग वर्ड सुनते ही ना मेरे दिमाग में कंस्ट्रक्शन साइट्स आने लगी हैं। जैसे जब किसी सिटी में कोई नई बिल्डिंग बनती है तो शुरू में उसके बाहर बांस या लोहे की पाइप्स का एक जाल बनाया जाता है ना, जिसे इंग्लिश में स्कैफोल्ड कहते हैं। हाँ, वहीं तो है ये। वहीं से ये वर्ड इस थ्योरी में लाया गया है। और उस लोहे या बांस के ढांचे का सबसे मेन काम क्या होता है? वो उस नई अधूरी बिल्डिंग को तब तक बाहर से सहारा देता है जब तक बिल्डिंग की अपनी दीवारें और नींव मजबूत नहीं हो जाती। मजदूर उसी पर खड़े होकर काम करते हैं। बिल्कुल। और उसमें सबसे मजेदार बात क्या होती है उस ढांचे की? कि वो ढांचा हमेशा वहां थोड़ी रहता है। जैसे ही बिल्डिंग का अपना स्ट्रक्चर खुद का वजन उठाने लायक हो जाता है, वो बाहरी ढांचा मतलब स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे निकाल दी जाती है। ये आपने इस पूरी थ्योरी का सबसे कोर पॉइंट बोल दिया। अगर उस ढांचे को वहां से ना हटाया जाए तो वो उस बिल्डिंग का हिस्सा बन जाएगा और बिल्डिंग कभी खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। राइट, वो तो वीक ही रह जाएगी अंदर से। एग्जैक्ट वही बात है। एक टीचर, मैनेजर या पेरेंट्स जो सहारा देते हैं वो टेम्पररी ही होना चाहिए। वो सामने वाले की नॉलेज की बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए है, ना कि उसे जिंदगी भर की बैसाखी पकड़ाने के लिए। ये बात बहुत प्रोफाउंड है और मुझे लगता है ये सिर्फ स्कूल के बच्चों पर लागू नहीं होता, बड़ों की प्रोफेशनल लाइफ में भी तो इसका रोज यूज होता है। हाँ, प्रोफेशनल्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी नए एम्प्लॉय को ऑफिस में एक्सेल में एक लंबा मैक्रो बनाना सीखना है। उसे बेसिक एक्सेल आता है जो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है। ठीक है। उसे पाइथन कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, वो उसकी पहुंच से बाहर है। पर मैक्रो बनाना उसके ZPD में आता है। अब उसका मैनेजर आकर कीबोर्ड अपने हाथ में लेकर पूरा कोड खुद टाइप नहीं करता। अगर करेगा तो एम्प्लॉय कुछ नहीं सीखेगा। वही ना, मैनेजर सिर्फ उसकी चेयर के पीछे खड़ा होता है और बोलता है, यहां इस फॉर्मूला में ना एक सेल रेफरेंस गलत है, उसको चेक करो। अब एम्प्लॉय खुद एरर ढूंढता है, ठीक करता है और नेक्स्ट टाइम के लिए मैक्रो बनाना सीख जाता है। ये आपने बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया है वर्कप्लेस का। एजुकेशन हो या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, इस स्कैफोल्डिंग को सही मात्रा में अप्लाई करना ही एक मास्टर ट्रेनर की असली कला है। ZPD इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी को सिखाते वक्त उसके लेवल का ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज है। मतलब लेवल मिसमैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। चुनौती इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला बोर हो जाए, मतलब वो टास्क उसके एक्चुअल डेवलपमेंट के आसपास हो, और चुनौती इतनी मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेट हो के क्विट कर दे। तो हमें हमेशा वो एक गोल्डिलॉक्स जोन ढूंढना है जहां चैलेंज भी हो और वो चैलेंज थोड़े से गाइडेंस से पूरा भी हो सके। ना बहुत आसान, ना बहुत मुश्किल, एकदम परफेक्ट। सही पकड़ा। जब भी हम इस गोल्डिलॉक्स जोन में किसी को कुछ नया सिखाते हैं और सही स्कैफोल्डिंग देते हैं तो सीखने की स्पीड अनरियल होती है, एकदम तेज। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें इंसान सिर्फ वो एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं सीखता। फिर और क्या सीखता है वो दरअसल ये सीखता है कि सीखा कैसे जाता है। वो अपने दिमाग को मुश्किलों से लड़ना और प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा होता है। ये तो बहुत ही एम्पावरिंग बात है। पर यहाँ ना एक और एंगल है जिस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या ये जरूरी है कि गाइड हमेशा कोई टीचर, बॉस या उम्र में बड़ा ही हो? क्या हमेशा अथॉरिटी फिगर ही मदद कर सकता है? अरे बिल्कुल नहीं। ये इस थ्योरी का सबसे प्रैक्टिकल और मजेदार हिस्सा है। इसे कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। कई बार सबसे बेहतरीन स्कैफोल्डिंग कोई एक्सपर्ट टीचर नहीं, बल्कि क्लास में साथ पढ़ने वाला दोस्त या ऑफिस का पीयर देता है। ऐसा क्यों? मतलब एक टीचर तो सब्जेक्ट का मास्टर होता है ना, तो एक दोस्त उससे बेटर गाइड कैसे कर सकता है? इसके पीछे ना एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का श्राप। एक एक्सपर्ट उस टॉपिक को इतने सालों से जानता है कि वो ये भूल चुका होता है कि एक बिगनर को स्टार्टिंग में कहाँ दिक्कत आती है। वो बिगनर वाली फीलिंग भूल जाता है। हाँ, लेकिन एक पीयर या दोस्त जिसने शायद पिछले हफ्ते ही वो टॉपिक खुद समझा है, उसको वो स्ट्रगल फ्रेश याद रहता है,
क्योंकि उन दोनों दोस्तों की उम्र, सोचने का तरीका और उनका लेवल लगभग सेम होता है, इसीलिए उस दोस्त का दिया हुआ एक छोटा सा हिंट बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है। ये बात तो बहुत लॉजिकल है यार। एक दोस्त तुरंत समझ जाता है कि दिमाग कहाँ पर और क्यों अटक रहा है, क्योंकि वो खुद वहां अटक चुका है अभी हाल ही में। एकदम। और इसीलिए जब लोग ग्रुप्स में काम करते हैं ना, तो वो कंटिन्यूस एक दूसरे के ZPD को ट्रिगर करते रहते हैं। कभी किसी को एक कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है तो वो दूसरे का गाइड बन जाता है, अगले टॉपिक में शायद रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। ये पूरा डायनामिक किसी भी बोरिंग माहौल को एक बहुत ही एक्टिव और सोशल लर्निंग स्पेस बना देता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करूं, तो ये ZPD का थ्योरी हमारे सोसाइटी के एक बहुत बड़े मिथ को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। कौन सा मिथ? वो लोन जीनियस वाला मिथ। अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक होशियार इंसान बंद कमरे में अकेला किताबों के बीच बैठा है और उसने सब कुछ अकेले ही सीख लिया, उसे किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लोन वुल्फ वाली इमेज बहुत ज्यादा ग्लैमराइज की जाती है, पर ये सीखने के रियल प्रोसेस को नुकसान पहुंचाती है। विगोत्स्की की थ्योरी क्लियरली प्रूव करती है कि ह्यूमंस की डिजाइनिंग ही ऐसी नहीं हुई है कि हम अकेले आइसोलेट होकर बेस्ट परफॉर्म कर सकें। हम आपस में बात करके, गलतियां करके और एक दूसरे का टेम्पररी सहारा बनकर ही आगे बढ़ते हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो कितना भी जीनियस क्यों ना हो, अपने ZPD में किसी न किसी सही इशारे और सहारे की जरूरत पड़ती ही है। कोई अकेले अपनी एग्जिस्टिंग लिमिट में जितना सीख सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा डेप्थ में और स्पीड में वो सही स्कैफोल्डिंग के साथ सीख सकता है। यही ZPD की असली पावर है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एजुकेशन का टॉपिक नहीं है, ये पूरी जिंदगी पर अप्लाई होता है। हम सब किसी ना किसी चीज में सीख रहे हैं, हमें स्कैफोल्डिंग चाहिए, और वक्त आने पर हम खुद दूसरों के लिए वो स्कैफोल्डिंग बन जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। और आज की इस गहन चर्चा से ये साफ हो गया है कि लर्निंग कभी भी अकेले चलने वाला सफर नहीं है। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है, जहां हम एक दूसरे के दिमाग को ग्रो करने में डायरेक्ट हेल्प करते हैं। और इसी थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा को यही रोकते हैं। बिल्कुल, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। एकदम। सीखते रहिए, नए सवाल पूछते रहिए, और किसी दूसरे के ZPD में जब जरूरत हो तो उनके लिए वो सही इशारा जरूर बनिए।